तो हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड ईशिका आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 79 लेकर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। बिकॉज पहले के एपिसोड में ऐसा कुछ खास था नहीं, बस निया एंड कनिष्का के कुछ क्यूट क्यूट मोमेंट्स थे जो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है, इसीलिए सीधा आते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। मॉर्निंग टाइम, यदुवंशी पैलेस, मुंबई। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया और घर के सभी लोग अब सोकर उठ चुके थे। पर जैसे ही वो लोग नीचे आए तो घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। घर में काफ़ी उथल पुथल थी। नौकर इधर से उधर भाग दौड़ रहे थे। बहुत सारी लिविंग एरिया में पूजा की थालियाँ, फ्रूट्स और तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थी। हालांकि किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो सभी लोग कंफ्यूज होकर के अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तब तक देविका मॉम की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और उन्होंने बहुत ही एक्साइटेड लगते हुए सबसे कहा, इस घर की शांति के लिए कुल देवी की पूजा है, इसलिए सभी लोग जाओ और जल्दी से रेडी होकर के नीचे आ जाओ। सबको इस पूजा में शामिल होना है। देविका मम ने बहुत ही पोलाइटली सबको रेडी होने के लिए कहा। हालांकि सभी लोग यदुवंशी फैमिली का ही हिस्सा थे, पर किसी को इस पूजा के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इवन कनिष्का को भी ये नहीं पता था कि उसके घर में आज कोई पूजा है। तो उसने अपने सवाल भरी नज़रों से देविका मॉम को देखा। देविका मॉम ने ये अश्योर किया कि आज की पूजा दादाजी ने रखवाई है और चूँकि ये दादाजी ने खुद रखवाया था तो इसे अटेंड करना सबका ज़रूरी था। हालांकि उन्होंने सभी लोगों को रेडी होने के लिए कहा था, लेकिन विधि और रिया को थोड़ा सा शक था, तो उन्होंने अपना शक दूर करते हुए कहा, अब आंटी, क्या हम लोग भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं? उनकी बातें सुनकर देविका मॉम मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने की बात है। अभी अभी तो मैंने कहा कि ये पूजा हमारी फैमिली के लिए है और तुम दोनों भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। देविका मॉम ने बड़े प्यार से उन लोगों को समझाया और उनके सर पे हाथ रखकर वहाँ से जाने लगी। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उन्होंने देखा कि लीज़ा रेडी होकर के ट्रॉली बैग के साथ आ रही है। वो उसे यूँ अपने लगेज के साथ देखकर थोड़ा हैरान हो गई और उन्होंने लीज़ा के पास जाकर पूछा कि वो बैग के साथ कहाँ जा रही है। लीज़ा ने कनिष्का को देखते हुए कहा कि वो यूरोप वापस जा रही है और उसने फाइनली अपनी नज़रें निया की तरफ घुमाई। उसकी आंखों में निया के लिए साफ गुस्सा झलक रहा था। हालांकि ये सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए था, बिकॉज कनिष्का के सामने लीज़ा उनकी रिलेशनशिप को लेकर कोई भी नफ़रत जाहिर नहीं करना चाहती थी और उसने बहुत ही जल्दी अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपा लिया। चूँकि घर में आज पूजा थी तो देविका मॉम लीज़ा को न जाने की जिद करने लगी, पर तभी पीछे से कनिष्का ने उन्हें टोकते हुए कहा, मॉम, अगर लीज़ा यहाँ से जाना चाहती है तो आई थिंक हमें उसे जाने देना चाहिए, बिकॉज उसका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया में रहने से ज़्यादा उसका यूरोप में रहना ज़रूरी है। प्लीज़ आप उसे जाने दीजिए। अब चूँकि कनिष्का ने खुद लीज़ा को जाने की रिक्वेस्ट की तो देविका मॉम इसके आगे कुछ भी नहीं कह सकती थी। लीज़ा ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बाय बोला, पर निया से हाथ मिलाते टाइम फिर से उसकी आंखों में एक अलग सी ईर्ष्या देखने को मिली। लीज़ा ने निया के हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसने कुछ सोचते हुए बड़ी गहराई से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक आ जाओगी। लीज़ा ने बस इतना ही कहा। उसके आगे ना ही उसने कहा और ना ही निया के जवाब का वेट किया।
और वो उसके हाथों को थोड़ा ऊपर उठाकर और फिर हल्के से छोड़ते हुए निकल गई। उसका ये अंदाज़ काफ़ी अजीब था, जो वहाँ मौजूद किसी भी इंसान की समझ से बाहर था। यहाँ तक कि निया को भी समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी उसने क्या कहा, और यहाँ तक के सफ़र से उसका क्या मतलब था। खैर, उसका जो भी मतलब रहा हो, पर चूंकि अब लीजा यहाँ से जा चुकी थी तो यही सबके लिए काफ़ी था। उसे जाता देख विधि और रिया ने मानो सुकून की सांस ली हो और लीजा उनके लिए कोई मुसीबत बनी हो। लीजा के जाने के बाद सभी लोग एक एक करके अपने कमरे में रेडी हो करके चले गए और देखते ही देखते करीब 1 घंटा और निकल गया। फाइनली धीरे धीरे सबने नीचे आना शुरू किया। सबका ड्रेस कोड एक ही था, सबने वाइट और ट्रेडिशनल सूट पहने थे, जिसमें जिसमें उनकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर रही थी। विधि, रिया, सिया, वंश, मॉम, अंकल, दादा, निया और कनिष्का सभी लोग रेडी हो चुके थे। निया ने हल्के वाइट कलर का सूट पहन रखा था। उसके खुले बाल, माथे पे छोटी सी बिंदिया और होठ पे हल्की सी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पर कनिष्का ने हमेशा की तरह अपनी शर्ट वियर कर रखी थी, जो बिल्कुल वाइट कलर की थी। वंश ने भी प्यारा सा वाइट कुर्ता पहन रखा था, जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। डेविड ने सभी सिक्योरिटी की जांच कर ली, क्योंकि आज यदुवंशी फैमिली एक साथ कुल देवी के मंदिर जाने वाले थे, तो उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें सुरक्षित रखना डेविड के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था। इसीलिए उसने घर के गार्ड्स बढ़ा दिए और फैमिली के साथ जाने वाले गार्ड्स की संख्या भी बढ़ा दी गई। रिया, विधि, वंश और सिया एक कार में थे। देविका मॉम, अंकल आंटी अलग कार में, और निया कनिष्का के साथ जाने वाली थी, जिनकी गाड़ी का ड्राइवर डेविड खुद था। गार्ड्स ने सारे सामान कार में रख दिए और घर की पूरी फैमिली अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। हालांकि वो लोग 3 से 4 गाड़ियों में ही थे, पर सिक्योरिटी के साथ उनकी गाड़ियों का काफ़िला काफ़ी बड़ा हो चला था। करीब 3 आगे कार और 3 पीछे थी, जो कि पूरी तरह गार्ड से भरी हुई थी। धीरे धीरे उनकी गाड़ियाँ यदुवंशी पैलेस से निकल गईं, पर कनिष्का, निया और डेविड अभी भी लिविंग एरिया में ही थे। कनिष्का को कुछ काम आ गया और वो अपने फ़ोन में कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने अपना फ़ोन फाइनली जेब में रखा और वो लोग जाने के लिए रेडी हो गए। जल्दी वो लोग गेट से बाहर आ गए और डेविड ने कार का गेट खोला। निया और कनिष्का दोनों पीछे की सीट पर बैठे और डेविड ड्राइविंग सीट पर। डेविड ने जैसे ही कार स्टार्ट किया तो अचानक कनिष्का ने उसे गाड़ी रोकने को कहा। कनिष्का बड़े ध्यान से कुछ सोच रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अभी अभी कुछ याद आया हो। उसने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, डेविड, तुम निया को लेकर के चलो, हम अभी आते हैं। कनिष्का की ये बातें सुनकर निया हैरान हो गई। वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अकेले जाने से साफ मना कर दिया और उसने कनिष्का से कहा, कनिष्का, क्या कह रही हो? घर के सभी लोग जा चुके हैं और सिर्फ हम ही लोग जाने के लिए बचे हैं। इस पर कनिष्का ने कहा, निया, मैंने ये थोड़ी कहा कि हम पूजा में सम्मिलित नहीं होंगे। तुम चलो, मुझे कुछ काम है, अभी हम आते हैं। निया को ये नहीं पता था कि कनिष्का को आखिर इतना कौन सा बड़ा काम आ गया था जो वो उसे अकेले जाने के लिए कह रही थी।
पर उसने सोचा कि अगर कनिष्का कह रही है तो शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। तो उसने कहा, ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाना, हाँ। हम्म। कनिष्का कार से बाहर उतर गई और उसने डेविड को अच्छे से सब कुछ हैंडल करने के लिए कहा और वो घर के अंदर चली गई। डेविड मिया को लेकर के बाकी गाड़ियों के पीछे निकल चुका था। हालांकि यदुवंशी फैमिली के लिए कुल 6 गार्ड्स की गाड़ियाँ आगे जा रही थी, पर चूँकि डेविड और निया घर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए, इसीलिए उनके साथ एक ही सिक्योरिटी की कार थी। कनिष्का घर के अंदर आई और वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। किसी को कुछ नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो ऊपर आई तो वो अपने रूम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ सोच रही हो। उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अंदर नहीं गई, बल्कि उसने कुछ सोचकर फिर से गेट लॉक कर दिया और वो सीधा लीज़ा के कमरे की तरफ बढ़ गई। लीज़ा के कमरे का गेट लॉक नहीं था, क्योंकि उसने अभी अभी अपना कमरा छोड़ा था, तो इसीलिए किसी के पास टाइम नहीं था कि उसका कमरा लॉक करे। कनिष्का उसके रूम में गई और उसके रूम को बड़े ध्यान से देखने लगी। न जाने उसे भला लीजा के कमरे की तलाशी लेने की क्यों सूझी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। कनिष्का ने एक एक करके बड़े ध्यान से लीजा के रूम को देखना शुरू किया। वो उस रूम में रखे सभी सामानों को हटाकर कुछ चेक कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, मगर क्या, ये तो सिर्फ कनिष्का ही जानती थी। उसने पिलो पर रखी सभी तकिया इधर उधर फेंक दिए, उसके बेड के नीचे चेक किया, ड्रॉर्स, अलमारी और बाकी वो सारी चीज़ें जिसे वो चेक कर सकती थी उसने किया। काफ़ी देर तक यूं ही कुछ तलाशने के बाद उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वो थक हार कर सोफे पर बैठ गई और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर कुछ सोचने लगी। उसकी आँखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। वो किसी बात को लेकर अंदर से काफ़ी परेशान थी। जब काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिला तो वो वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई। पर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी तो उसे कुछ याद आया और उसने उस रूम में रखे उस सिस्टम की तरफ देखा। वो जल्दी से सिस्टम के पास आई और उसने कंप्यूटर ऑन किया। कुछ देर तक वो उसमें भी कुछ ढूंढने की कोशिश करती रही। उसने गूगल हिस्ट्री तक चेक किया। हर एक चीज़ जो वो चेक कर सकती थी उसने किया और काफ़ी टाइम बाद वो फाइनली वहाँ से बाहर निकल आई। उधर यदुवंशी फैमिली की गाड़ियों का काफ़िला हाईवे पर आ चुका था और वो बहुत तेज़ी से कुलदेवी के मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि बाकी फैमिली काफ़ी आगे निकल चुकी थी, पर मिया और डेविड अभी भी पीछे ही थे। हाईवे पर सभी कार्स अपनी पूरी रफ्तार में थी। ये मुंबई का काफ़ी सुनसान हाईवे था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती नहीं थी। डेविड बड़े आराम से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कार के साथ कोई प्रॉब्लम हो। पर क्या? वो ये बात समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि उसकी कार डिसबैलेंस हो रही थी। डेविड समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर वो यूं ही सब कुछ संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन जल्दी ही उसकी परेशानी बढ़ने लगी और कार का बैलेंस तेज़ी से बिगड़ने लगा।
डेविड को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद कार की पहियों के साथ कुछ तो गलत हुआ है। उसने कार रोकने की कोशिश करी, पर इससे पहले कि वो कार रोकने की कोशिश करता, कुछ दूर आगे बढ़ते ही कार अपने काबू से बाहर हो गई। डेविड परेशान हो गया, यहाँ तक कि अब निया भी पूरी तरह से परेशान लगने लगी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सा ये सब क्या होने लगा। डेविड ने पूरी कोशिश करी कि वो कार को कंट्रोल कर सके और फाइनली बड़ी मुश्किलों से उसने अपनी कार कंट्रोल करी और पूरी जान लगाकर गाड़ी को ब्रेक मारा। गाड़ी हाईवे पर अचानक रुकने की वजह से पीछे आ रही गार्ड्स की गाड़ी डेविड की कार से लड़ने से बची। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां बीच हाईवे पर रुक गईं। डेविड जल्दी से गेट खोलकर बाहर आया और उसने पीछे के टायर्स चेक किए। वो पंचर नहीं थे और ना ही किसी तरह का ब्लास्ट हुआ था। फिर अचानक उस टायर की हवा कैसे निकल गई, डेविड ये सोच में पड़ गया। पीछे के गार्ड्स भी अब रुक चुके थे और वो जल्दी से सभी लोग डेविड के पास आ गए। उनमें से कुछ लोग टायर के पास आए और उसे चेक करने लगे कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। घर से जब गाड़ियाँ निकली थी तो बिल्कुल सही थी, पर रास्ते में ऐसा कैसे अचानक किसी टायर का एयर आउट हो सकता था। खैर, जो भी था, रीज़न जो भी हो, लेकिन डेविड ने यहाँ पर ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं समझा। इसीलिए वो पीछे की गाड़ियों में निया को पूरी प्रोटेक्शन के साथ लेकर के जाने लगा और उसने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो जल्दी से इस गाड़ी को ठीक करके लेकर आ जाएं। पर चूँकि उनके पास अब एक ही कार थी, तो मजबूरन अब कुछ लोगों को गाड़ी से उतरना पड़ा और कुछ लोग ही निया और डेविड के साथ जाने के लिए रेडी हो पाए। डेविड ने बिना किसी देरी के निया को गाड़ी में बैठाया और जल्दी से खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पर जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाला था कि अचानक एक 5 से 6 गाड़ियों का काफ़िला उनके कार के आगे पीछे आकर रुक गया। जैसे ही डेविड के साथ बाकी लोगों ने उन गाड़ियों के काफ़िलों को देखा तो सब लोग चौकन्ने हो गए। किसी को आइडिया नहीं था कि आखिर ये किसकी गाड़ियाँ थीं। सब लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी डेविड की नज़र उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पे पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कार को बाहर से लॉक किया और खुद निया को अंदर करके गेट खोलकर बाहर आ गया। गार्ड्स ने भी बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स किया और चंद सेकंड्स में उन्होंने निया की कार को चारों तरफ से घेर लिया और एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी। उन लोगों के पास गार्ड्स की संख्या बहुत कम थी। बाकी सिक्योरिटी का काफ़िला आगे बढ़ चुका था, पर इत्तेफाक से निया और डेविड पीछे रह गए। अभी तक उन सभी गाड़ियों का डोर ओपन नहीं हुआ था, पर अचानक एक साथ सभी गाड़ियों का डोर ओपन हुआ और उनमें से ब्लैक सूट पहने कुछ प्रोफेशनल लोग गन्स के साथ बाहर निकले और उन्होंने आगे पीछे चारों तरफ से डेविड की कार को घेर लिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी पूरी तैयारी से आए हों। निया अपनी हैरान नज़रों से गाड़ी के अंदर से सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसे ये पता था कि ये ज़रूर दुश्मन का हमला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर ये लोग हैं कौन। देखते ही देखते वहाँ का माहौल काफ़ी गंभीर हो गया। डेविड को अच्छे से पता था कि आज ज़रूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो जानता था कि ये गाड़ियाँ मिस्टर ओबरॉय की हैं, क्योंकि सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स सेम थी, 777-0। ये दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट्स कर रखी थी। डेविड के गार्ड्स की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बड़ी ही समझदारी से ख़ुद को 2 भागों में डिवाइड किया और आगे पीछे दोनों तरफ के गार्ड्स को संभालने की कोशिश करी। अभी तक किसी ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था।
शायद दोनों एक दूसरे के अटैक का वेट कर रहे थे या फिर कुछ और ही रीज़न था। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में मारने और मरने का जुनून दिख रहा था। कोई भी किसी से कम नहीं था। अचानक एक और कार उन गाड़ियों के बीच में आकर रुकी। वो डेविड की कार से करीब 5 कदम की दूरी पर ही थी। जैसे ही वो रोल्स रॉयल्स वहाँ पर आकर रुकी तो दूसरे ग्रुप के एक गार्ड ने जल्दी से जाकर के उस कार का गेट खोला और उसमें से एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा आदमी बाहर निकला। डेविड उस इंसान को अच्छे से जानता था। वो मिस्टर विक्रम ओबरॉय थे। जब उसने मिस्टर विक्रम ओबरॉय को यहाँ देखा तो वो अब बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पहली बार किसी काम को करने के लिए मिस्टर ओबरॉय खुद आए हों। मिस्टर ओबरॉय बड़े ही आराम से अपनी कार से निकलकर डेविड के सामने आए और करीब उससे 10 कदम की दूरी पर उसके ठीक सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े ही रौब के साथ अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले। उनकी आंखों पर काला चश्मा पड़ चढ़ा था। वो वहाँ मौजूद गार्ड्स को ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो गार्ड्स मिस्टर ओबरॉय के नज़रों में कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों जिसे वो चुटकियों में मसल सकते थे। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप वहाँ का नज़ारा देखते रहे और फाइनली मिस्टर ओबरॉय ने अपना मुंह खोला और डेविड से बोला, डेविड, तुम अपनी गोलियां बेकार में जाया कर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम हमारे सामने से चुपचाप हट जाओ क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे इस नेक काम में एक भी खून का कतरा बहे। मिस्टर ओबरॉय की बातों में वार्निंग साफ झलक रही थी, लेकिन डेविड उनकी बातों से जरा सा भी नहीं मचला। वो अभी भी अपनी पोजीशंस पे था। उसके हाथों में गन थी जिसका पॉइंट मिस्टर ओबरॉय की तरफ था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप इस काम को जितना आसान समझ रहे हैं वो इतना आसान है नहीं, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसे आजमा सकते हैं। डेविड की बातें खोखली नहीं थी। मिस्टर ओबरॉय अच्छे से जानते थे कि डेविड और यदुवंशी पैलेस का सबसे लॉयल इंसान है और वो इतनी आसानी से निया को लेने नहीं देगा। मिस्टर ओबरॉय ने थोड़ा सा डेविड को साइड करते हुए पीछे की तरफ देखा। शीशे का कलर ब्लैक होने की वजह से उन्हें ये अंदर बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि आखिर अंदर कितने लोग हैं, पर उन्हें ये पक्का कन्फर्म था कि जो इंसान उन्हें चाहिए वो इसी कार में है। उन्होंने फिर से वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, या तो मेरा रास्ता छोड़ो या तो तुम सब मरो। बाहर मिस्टर ओबरॉय और डेविड में बहस हो रही थी और अंदर निया की हालत ख़राब हो चुकी थी। हालांकि वो काफ़ी हिम्मत दिखा रही थी, पर इसके बाद भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। वो कनिष्का को याद करने लगी, पर जैसे ही उसे कनिष्का का ध्यान आया तो उसने जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढा। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। जल्दबाजी में उसे अपना सेल फोन भी नहीं मिल रहा था जो कि उसके ठीक नीचे रखा हुआ था। निया को इतना भी होश नहीं था कि वो उसे के ऊपर बैठी हुई है, पर कुछ देर हड़बड़ाने के बाद उसने फाइनली उस फ़ोन को उठा लिया। जल्दी से उसे अनलॉक करके कनिष्का का नंबर निकालने लगी। उसके हाथ बहुत तेज़ी से कांप रहे थे। मिस्टर ओबरॉय डेविड को आराम से समझाने की पूरी कोशिश कर चुके थे, पर डेविड उनकी एक भी नहीं सुनने को तैयार था और होना भी नहीं चाहिए। वो अपनी ड्यूटी के लिए लॉयल था, चाहे कुछ भी हो जाता, पर वो निया को इतनी आसानी से मिस्टर ओबरॉय के हाथ नहीं लगने देगा।
मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से में अपना चश्मा निकाला और उसे उन्होंने हाईवे के बीचों बीच फेंक दिया। हालांकि वो मुंबई का काफ़ी बड़ा हाईवे था, पर वहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती थी। ज़्यादातर वो रास्ता सुनसान होता था, क्योंकि वो सिटी के अंदर नहीं बल्कि सिटी से बाहर की तरफ जाता था। हालात, वक्त और जगह देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस्टर ओबरॉय ने ये सब बड़े ही समझदारी से प्लान किया हो। डेविड मन ही मन ये सोच रहा था कि टायर पंचर होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उधर निया कनिष्का को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ इतना तेज़ी से काँप रहा था कि उसका सेल फ़ोन उसके हाथ से नीचे छूट गया। वो हड़बड़ा कर उसे उठाने की कोशिश करने लगी कि तभी उसकी नज़र अपने राइट हैंड में गई। वो अपने हाथ में कनिष्का की वॉच देखकर हैरान हो गई। उसे तो ये पता ही नहीं चला कि आखिर ये वॉच उसके हाथ में कब और कैसे आई। निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी कोई चमत्कार हुआ हो। ये वही वॉच थी जिसे कनिष्का हमेशा अपने पास रखती थी। फिर अचानक आज ये उसकी कलाई में कैसे? निया को पिछली बार का याद आया कि कैसे कनिष्का ने इस वॉच में लगे इस इमरजेंसी बटन को प्रेस किया था और चंद सेकंड्स में वहाँ इतने सारे गार्ड्स आ गए थे। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगा और उसने बिना किसी देरी के उसी बटन को प्रेस कर दिया। उसने बटन को तो प्रेस कर दिया, पर उसे नहीं पता था कि आखिर इससे क्या होने वाला था। क्या वैसा ही कुछ जो पहले हो चुका था? ये तो वक्त बताएगा। पर जैसे ही उसने उस बटन को प्रेस करा, उस घड़ी का अलार्म बजने लगा। वक्त धीरे धीरे सेकंड्स में गुजरने लगा। 1 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। इधर एक एक सेकंड बहुत ही मुश्किल हो रहा था और उधर मिस्टर ओबरॉय अपना आपा खो चुके थे और उन्होंने गार्ड्स को बिना गन चलाए उन सभी को हटाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो एक सिटी में थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशंस आए जो बाद में संभालना मुश्किल हो। उनके पास वक्त नहीं था। इन सभी चीज़ों को अभी मुश्किल से 5 ही मिनट निकले होंगे। उन गार्ड्स ने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाए, पर इससे पहले कि वो गाड़ी की तरफ बढ़ते, डेविड ने हवा में फायर कर दिया और उसने उन लोगों को चेतावनी दी कि अगर वो लोग आगे बढ़े तो मिस्टर ओबरॉय भले ही शूट करने की ना सोच रहे हों, पर डेविड उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वो गार्ड्स अपनी जगह पर रुक गए। मिस्टर ओबरॉय का गुस्सा अब उनकी आंखों में दिखने लगा और वो अब इन फालतू की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अपने गार्ड से कहा, चलो इसे जल्दी ख़त्म करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे और गार्ड समझ गए कि अब मिस्टर ओबरॉय क्या चाहते हैं। जल्दी ही वो अपने कार के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी कार का गेट खोला। इन सभी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट हुए थे। गार्ड्स का रास्ता साफ हो गया और उन्होंने जल्दी से अपनी पोजीशन ले ली। अब किसी भी समय कुछ भी हो सकता था, पर जैसे ही मिस्टर ओबरॉय ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला, वहाँ मौजूद सभी लोगों के कानों में गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन फिर भी इतनी भी धीमी नहीं थी कि उसे कोई सुन नहीं सकता था। उस सुनसान हाईवे पर ये आवाज़ बड़ी आसानी से और साफ तरीके से सुनाई दे रही थी। मिस्टर ओबरॉय कार में बैठते बैठते रुक गए, क्योंकि जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वो आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थी। यहाँ तक कि अब वो इतना तेज़ हो गई कि कार के अंदर बैठी निया भी बड़े आराम से उसे सुन सकती थी। देखते ही देखते वहाँ के शांत आसमान को चीरते हुए एक एक करके 3 चॉपर वहाँ गोल गोल चक्कर काटने लगे।
मिस्टर ओबरॉय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या होने लगा। अभी अभी तो बाजी उनके हाथ में थी, पर ये चॉपर कहाँ से आ गए और क्या ये डेविड के लिए थे? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर देखते ही देखते एक एक करके सभी चॉपर्स हाईवे पर लैंड हुए। वहाँ की हवा में और धूल मिट्टी में फंसे मिस्टर ओबरॉय अभी कुछ समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी उन्हें चारों तरफ से AK-07 के गार्ड्स ने घेर लिया। ये कोई नॉर्मल गार्ड्स नहीं थे। उन सभी की आंखों में एक अजीब सा खूंखार एक्सप्रेशंस था। वो छोटा सा हाईवे देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। हालांकि वो चौबर गार्ड्स को ड्रॉप करने के बाद एक बार फिर से आसमान में उड़ गए और उनके जाते ही धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी शांत होने लगी। पर इससे पहले कि अभी मिस्टर ओबरॉय या फिर बाकी लोग चैन की सांस ले पाते कि तभी एक बहुत बड़ी गाड़ियों का काफिला आकर के हाईवे पर रुका और उसने मिस्टर ओबरॉय की सभी कार्स को चारों तरफ से घेर लिया। वो कुल गिनती की 12 गाड़ियाँ थीं जो टोटली ब्लैक कलर की थीं और इसमें कोई शक नहीं था कि ये यदुवंशी पैलेस की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय की तरह यदुवंशी पैलेस के भी अपने कॉमन नंबर थे जो 4x8 था। उन सभी गाड़ियों से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी गार्ड्स निकले और करीब 50 से 60 गार्ड्स ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। अब वहाँ की सिचुएशंस काफ़ी अजीब हो चली थी। मिस्टर ओबरॉय दंग रह गए, यहाँ तक कि उनके गार्ड्स के भी माथे पर पसीने आने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक डेविड को इतना बड़ा बैकअप मिल जाएगा। यहाँ तक कि डेविड भी अपने लिए इतना सारा बैकअप देखकर हैरान हो गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी और बिना किसी हेल्प मांगे उसे इतनी बड़ी हेल्प मिल जाएगी। हालांकि वो इस बारे में नहीं जानता था, पर जैसे ही उन सभी गार्ड्स को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी तसल्ली दिखी। डेविड की तरह उन गार्ड्स ने बात नहीं करी, बल्कि उन्होंने चंद सेकंड्स के अंदर मिस्टर ओबरॉय के सभी लोगों को साइड कर दिया और उन्हें घुटने पर रखते हुए उनके माथे पर गन पॉइंट कर दी। मिस्टर ओबरॉय समझ गए कि ये डेविड की तरह बातों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इन सबको नहीं रोका या फिर इनके लीडर ने इन्हें नहीं रोका तो जल्दी ही यहाँ पर खून का सैलाब बह जाएगा, रिजल्ट्स जो भी हो। पर अभी सिचुएशंस तो ऐसे ही थी। कुछ देर पहले 8 से 9 गार्ड्स के सामने मिस्टर ओबरॉय के 25 गार्ड्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इन 50 से 60 गार्ड्स के आगे अब मिस्टर ओबरॉय भी बहुत छोटे लगने लगे। बड़ी ही जल्दी एक बड़ी सी बुलेट प्रूफ कार आकर उन काफिले के बीच में रुकी और जैसे ही उन लोगों ने उस गाड़ी को देखा तो फटाफट सब ने रास्ता दिया। अब सबकी नज़र उस कार पर थी। आखिर उसमें कौन आया था? डेविड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। और कौन हो सकता है? कार का गेट खुला और उसमें से कनिष्का बाहर निकली। उसने अपने हाथ में लगे सपोर्ट को हटा दिया था। वाइट शर्ट में उसका चेहरा उस धूप में पूरी तरह से चमक रहा था, पर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रखी थी। तो गाइस, आज का एपिसोड बस इतना ही रखते हैं। बाकी के एपिसोड कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज़ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में दिक्कत आ रही है। और लॉन्ग ये हो या शॉर्ट हो, सभी वीडियोज़ में सेम प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं क्यों सीन्स कुछ कट हो जा रहे हैं, बिकॉज़ पिछले सीन्स में मैंने यही देखा था, निया एंड कनिष्का के मोमेंट्स में कुछ सीन्स अपने आप कट हो गए थे। आई डोंट नो ये क्या फॉल्ट थी, क्योंकि मैंने तो प्रॉपर उसको एडिट करा था, लेकिन शायद मुझे एक बार पूरी वीडियो सुन लेनी चाहिए थी। पर मैंने जब कमेंट्स देखा तो फिर उसको मैंने दोबारा से सुना तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है वीडियो के साथ।
तो मैंने इन 2 दिनों में कोशिश करी समझने की, मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे ब्लूटूथ में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है और फाइनली मंडे को मुझे वो रिसीव हो जाएगा। तो बाकी रिकॉर्डिंग हम मंडे की रात को करेंगे। तो आई होप कि उसमें सारी चीज़ें सही हों और कोई इश्यू ना आए और मैं जल्दी से जल्दी इस स्टोरी को रिकॉर्ड करके आपको सुना दूँ। मतलब इसे जल्दी से ख़त्म करूँ, सिर्फ सुनाना ही नहीं है, इसे ख़त्म करना भी मेरा प्लान है। तो जितनी जल्दी हो सके मैं इसे ख़त्म करूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल। एक एक मिनट गाइस, तो जाते जाते मैं याद दिला दूँ कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए एंड वीडियो पे कमेंट्स एंड लाइक भी कर दिया करिए, और अगर कोई आपके दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर भी कर दिया करिए, बिकॉज़ बहुत सुना सुना रहता है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट रहेगी अगर आपका भी सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ गाइस कर दिया करिए बेसिक चीज़ें। तो फाइनली मैं आपके फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।